जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 26 के बारे में, बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 8 के बारे में, जो यूनिट सेकंड का रहेगा। डिस्कस करेंगे सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा के बारे में। भी कोई पार्टिकल क्या है भी सरल आवर्ती दोलन कर रहा है तो उसकी जो शून्य बिंदु ऊर्जा या ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो क्या होगी, उसको हम क्या है भी फाइंड करेंगे। ठीक है, जो फाइंड करेंगे भी इससे पहले वाले लेक्चरों के अंदर हम ये जो अपना हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का थर्ड अनुप्रयोग रहेगा अभी उसको सेटिस्फाई करने का। भी अपना हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है भी डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन एच कट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट वाई 2 होता है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है भी मूल अवस्था ऊर्जा को फाइंड करना है, वो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या है भी उसको सेटिस्फाई करना है। तो ये अपना जो चर्चाएं क्या है भी पीछे वाले लेक्चरों के अंदर क्या है भी इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करके किसी सरल आवर्ती दोलक की क्या मूल अवस्था ऊर्जा के बारे में क्या है हम फाइंड करेंगे। इससे दो पहले वाले लेक्चरों के अंदर हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा को फाइंड किया था, एक मूल अवस्थक ऊर्जा को फाइंड किया था जिसके अकॉर्डिंग हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को सेटिस्फाई किया था। दूसरा मैंने भी नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अनअस्तित्व, वो भी क्या है ऊर्जा के फैक्टर के ऊपर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग यूज करके क्या है उसको भी फाइंड किया था। तो अब हम फाइंड करेंगे सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा। भी ये मानो भी जब कोई कण एक्स अक्ष के अनुदिश, जब कोई कण एक्स अक्ष के अनुदिश सरल आवर्ती दोलन करता है तो उस कण की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी भी जब कोई कण क्या है भी एक्स अक्ष के अनुदिश सरल आवर्ती दोलन करता है तो उस कण की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगी। तो एक्स अक्ष के अनुदिश है तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m और 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यही होगी। यहां पे क्या है बी स्मॉल m तो क्या है बी कण का द्रव्यमान है और ओमेगा 0 क्या है बी कण की मूल आवर्ती है। ठीक है, याद रख लेना इनकी वैल्यू को, आगे डिस्कस करेंगे भी इसको डेराइव किस प्रकार से करते हैं। अब एक कंडीशन पढ़ते हैं भी अपने, न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण की स्थिति x, कण का संवेग px, न्यूनतम ऊर्जा स्तर के अंदर क्या होते हैं भी कण की स्थिति x तथा कण का संवेग px, कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल x तथा संवेग में अनिश्चितता डेल px के बराबर होना चाहिए। बी एक्स क्या होगा, बी डेल एक्स के बराबर होगा, पी क्या होगा, बी डेल पी एक्स के बराबर होगा। तो उस कंडीशन के अंदर
न्यूनतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा क्या हो जाएगी भी ई मिनिमम क्या हो जाएगा भी आपका डेल पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m 1/2 m ओमेगा स्क्वायर डेल एक्स की स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो b1 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। अब क्या भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या बताता है अभी? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से वो क्या होता है भी किसी कण के भी कोई पार्टिकल क्या है भी एक दिशा के अंदर गति कर रहा है, एक समय के अंदर गति कर रहा है, तो उसकी स्थिति तथा संवेग का क्या यथार्थ रूप से मापन नहीं किया जा सकता। और उन दोनों में अनिश्चितताओं का गुणनफल क्या होता है भी डेल एक्स डेल पी एक्स h/2 के बराबर या उससे क्या होता है भी ज़्यादा होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अपने मान लिया भी डेल एक्स डेल पी एक्स h/2 लगभग इक्वल टू मान लिया, और डेल पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई h/2 डेल एक्स आ गई। ये चीज़ क्या अभी आपके सामने निकल के आ गई। अब देखिएगा ये वैल्यू क्या अभी समीकरण 2 में पुट कर दो। समीकरण 2 से ए मिनिमम क्या हो जाएगा लगभग इक्वल टू डेल पी एक्स की वैल्यू क्या है भी आपकी h/2 डेल एक्स है, h² 2 दूनी 4 है। देखिएगा डेल पी एक्स क्या हो जाएगा भी h² 4 है, डेल एक्स की स्क्वायर और 4 दूनी 8 है m। यही होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, और 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर डेल एक्स की स्क्वायर। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिएगा आगे ई के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक है कि ए की वैल्यू न्यूनतम होने के लिए आवश्यक है भी यहाँ पे जो ए मिनिमम दिया गया है 0 के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी इसका डेरिवेटिव कर देंगे h² 8m। ये डेल एक्स स्क्वायर क्या अभी ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा अभी आपका ऊपर जाएगा -2 और डेल एक्स की क्यूब, यही प्राप्त होगा आपके पास। प्लस 1/2 इसका क्या हो जाएगा अभी m ओमेगा 0 स्क्वायर 2 डेल एक्स, यही होगा। और ये क्या होगा अभी 0 के बराबर होगा, तो आपका आ जाएगा अभी h² 4m डेल एक्स की क्यूब 2 से 2 कैंसिल प्लस m ओमेगा 0 स्क्वायर डेल एक्स इक्वल टू 0।
यहाँ से माइनस एच कट की स्केयर 4m डेल एक्स की क्यूब माइनस m ओमेगा 0 स्केयर डेल एक्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी डेल एक्स 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर ले जाओ आप, डेल एक्स 4 यहाँ पे चला गया, एच कट स्केयर 4 m स्केयर ओमेगा 0 स्केयर, ये आ जाएगी। और यहाँ से देखते हैं भी डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एच कट 2m ओमेगा 0, ये वैल्यू क्या भी आपके पास प्राप्त होगी। अब निकालनी है सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वो क्या हो जाएगा भी आपके पास ई मिनिमम की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी भी आपके पास एच कट स्क्वायर यही थी ना, 8m डेल एक्स की स्क्वायर प्लस 1/2m ओमेगा 0 स्क्वायर डेल एक्स की स्क्वायर, ये चीज थी आपके। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, ए मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच कट स्क्वायर 8m डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, एच कट अपॉन 2m ओमेगा 0 1/2m ओमेगा 0 स्क्वायर एच कट ओमेगा 0, m से m कैंसिल, 2 से 4, एच कट से एच कट कैंसिल 1/4 एच कट ओमेगा 0 1/4 m से m कैंसिल, ओमेगा 0 से ओमेगा 0 कैंसिल, एच कट ओमेगा 0 1/4 क्या हो जाएगा अभी, 1/2 ओमेगा 0। ये आ गई भी ई मिनिमम की वैल्यू 1/2 एच कट ओमेगा 0 वैल्यू आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं भी सरल आवर्ती दोलक की जो मूल अवस्था ऊर्जा हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये होती है, ये क्या है भी क्वांटम यांत्रिकी के अंदर जो सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा होती है वो ही ये होती है, जिसके कारण ये सेटिस्फाई होता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करके सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा फाइंड करें और क्वांटम यांत्रिकी के कारण जो मूल अवस्था ऊर्जा होती है वो दोनों क्या होती है भी सेम होती है। और इस ऊर्जा को शून्य बिंदु ऊर्जा भी बोलते हैं। इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं भी अपने शून्य बिंदु ऊर्जा भी बोलते हैं। इसी के साथ क्या है भी ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। ठीक है बी, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा क्या पढ़ा बी, क्लासिकल मैकेनिक्स की किन कमियों के कारण क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर किस प्रकार से चेंज किया गया, जिसके कारण क्वांटम मैकेनिक्स की कंडीशनें क्या हुई भी सेटिस्फाई हुई। कई सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे डिपेंड नहीं करते थे, उनको क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड कर उसको क्या भी सेटिस्फाई कराया गया। ये इस सारी कंडीशन के अंदर पढ़ा। ये जो अपना चैप्टर हो गया अभी ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का उद्भव किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन सी परिस्थितियां हुई, वो सारा क्या भी हमने पढ़ा। भी कर्सनिका विकिरण पढ़ा था, भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, भी कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था, भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ा था, भी
और जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ा था भी, डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में पढ़ा था भी। ये सारा कुछ क्या है भी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी पढ़ा था भी इसको यदि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ले जाएं तो वहाँ पे ये कमी आ जाएगी, वो कमी को भी मैंने आपके सामने बताया भी। बहुत कुछ क्या है भी इसके अंदर क्या है भी, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का उद्भव क्या हुआ, वो सारी चीज़ें क्या है भी इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी। और आगे जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रोडिंगर समीकरण, सेकंड यूनिट रहेगी। श्रोडिंगर समीकरण क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, इसका पार्टिकल के नेचर पे किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है, आदि के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही।